लोग का टॉपिक का नाम क्या है? CIF कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि CIF का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन CIF टर्म्स मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस टू कवर कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सी अगर बेसिकली तुम CIF का फुल फॉर्म देखोगे तो CIF का फुल फॉर्म ही क्या होता है? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं अगर उसमें ये तीनों चीजें कवर हैं, कॉस्ट भी कवर है, इंश्योरेंस भी कवर है और फ्रेट भी कवर है। कॉस्ट का मतलब ये गुड्स की बात कर रहा है, ठीक है, कि गुड्स का कॉस्ट कवर है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि जो हमने इंश्योरेंस लिया होगा उसका। और फ्रेट का मतलब क्या था? नॉर्मल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भाड़ा लगा। तो भाड़ा, अब किस चीज का भाड़ा? ये जो गुड्स हमने सेंड किया है तो जहां पर आने वाला है डेस्टिनेशन जो हम लोग का है वहां तक का रेंट। अभी यहाँ पे बात को ध्यान से समझो। अगर याद होगा तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था FOB वाला, तो FOB में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सामने वाला जो पर्सन होता है, सामने वाला पर्सन अपना खुद के एक्सपेंस करके जो गुड्स होता है उसको शिप पर लोड करवा देता है, राइट। उसको शिप पर लोड करवा देता है, बाद में ये बात ये इन्फॉर्म कर देता है सामने वाले पर्सन यानी बायर को। और बायर फिर क्या करता है? अपने हिसाब से उस गुड्स का क्या करता है? इंश्योरेंस लेता है, राइट। वो उसकी मर्जी है, ले या मत ले। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? यहाँ पे सेलर खुद करके देगा, वो खुद इंश्योरेंस करके देता है। बात समझ में आया? ठीक है। अभी इसमें देखो लिखा है द प्राइस ऑफ गुड। बेसिकली CIF क्या क्या इंक्लूड करता है? द प्राइस ऑफ गुड्स, जो मैंने तुम्हें पहले ही बोला, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट अप टू डेस्टिनेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं सूरत में हूं, ठीक है, और मुझे जो गुड्स सेंड करना है वो केरला सेंड करना है। अब केरला जाने में मान लो कि 2 दिन लग जाते हैं बेसिकली, राइट। तो जो मैंने गुड्स सेंड किया उसका गुड्स का कॉस्ट, प्लस ये जो गुड्स मैंने सेंड किया उसका इंश्योरेंस, प्लस सूरत से लेके केरला तक जाने का जो रेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट, राइट। तो वो फ्रेट, ये तीनों चीजें मैं ऐड करके बिल बना के सेंड कर दूंगा। दैट विल बी नोन एज अ CIF कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें देखो बेसिकली जो डिफाइन किया है CIF कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या डिफाइन किया इन लोगों ने? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी कैरीड बाय सी। एक चीज याद रखना, ये जितने भी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ना, ये बेसिकली कब यूज होंगे? जब हम लोगों का जो ट्रांजेक्शन होता है, जो हम लोग की डिलीवरी हो रही है, दैट इज डन बाय द सी, आई मीन थ्रू सी। जब तुम सी के थ्रू अगर तुम गुड्स अपना डिलीवर कर रहे हो तो वहां पे ये सारी चीज यूज होते हैं, राइट। नाउ विच इज परफॉर्म्ड बाय द डिलीवरी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द गुड्स कॉल्ड शिपिंग डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये CIF कॉन्ट्रैक्ट है क्या? CIF कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जो पर्सन होता है, नहीं, जो सेलर होता है, राइट, जो सेलर होता है वो कुछ सेंड कर देता है और गुड्स का उसने कॉस्ट भी पे कर दिया, मतलब कॉस्ट उसका होता है, उसका इंश्योरेंस उसने पे कर दिया होता है, उसका फ्रेट पे कर दिया होता है। अब ऐसा एक प्रॉपर बिल बनाता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट क्या करता है? उसको सेल कर देता है। दैट इज नोन एज शिपिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ CIF कॉन्ट्रैक्ट इज that the delivery of goods is completed by mere delivery of the complete set of shipping document। यहां पे देखो एक वर्ड टर्म यूज किया है, कंप्लीट सेट ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये तीनों चीज इंक्लूड होनी चाहिए, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। तो यहाँ पे CIF का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज कंप्लीटेड, यानी कि अगर तुमने जो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट अगर तुमने डिलीवर कर दिया तो इट विल बी एज्यूम दैट यू हैड डिलीवर्ड द गुड्स। ओके, अगर मैंने वो डॉक्यूमेंट भेज दिया तो मैं ऐसा समझ लूंगा कि जो गुड्स है वो भी पहुंच गया है, डिलीवर हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे और भी है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हर चीज हर जगह कुछ ना कुछ वहां पे एग्जम्पशंस आ जाते हैं, तो वही है यहाँ पे। इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रोविजंस टू द कॉन्ट्रेरी, अगर इसके अपोजिट में कोई मान लो प्रोविजंस नहीं है, द सेलर इज बाउंड अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। तब सेलर क्या क्या काम करेगा वो समझो। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? टू मेक आउट एन इनवॉइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। पहला काम क्या करेगा? टू मेक आउट एन इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या है? जो नॉर्मली बिल होता है हम लोग का, ठीक है, जो गुड्स का बिल होगा वो बिल बनाएगा। दूसरा, टू शिप एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड काम क्या है उसका?
टू शिप एट द पोर्ट ऑफ शिपिंग गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन, यानी जैसा हमारी बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट वैसे डिस्क्रिप्शन का जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्ट में उसके अकॉर्डिंग का गुड्स तुम्हें क्या करना है, शिपमेंट करना है, पोर्ट पे सेंड कर देना है. नाउ द नेक्स्ट वन, टू प्रोक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रीटमेंट under which the goods will be delivered at the destination contemplated by the contract. अब इसके बाद क्या लिखा है, to procure a contract, to procure a contract of affreightment, मतलब यहाँ पे क्या है, जब हम लोग जो गुड्स है जब हम लोग जहाज पर देते हैं तो जहाज वाला जो वहां का कैप्टन होता है वो एक डॉक्यूमेंट हम लोग को देता है जिसमें हम लोगों ने क्या किया होता है, हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि हम लोगों ने जो भी इसका फ्रेट है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, पे कर दिया है, राइट. तो वो डॉक्यूमेंट क्या बन गया, अफ्रेटमेंट डॉक्यूमेंट बन गया. अब क्या है, अंडर विच द गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन, और जिसमें ये लिखा होगा भाई योर गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा गुड्स है वो क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा. ओके अब उसके बाद नेक्स्ट है, to arrange for insurance upon the terms current in the trade which will be available for the benefit of the buyer. And next हमारा काम होगा, यानी जो सेलर का काम क्या होगा, to arrange for a insurance upon the terms current in the trade, current in the trade which will be available for the benefit of the buyer. बेसिकली उसने इंश्योरेंस क्यों करवाया है, इन केस अगर गुड्स को कुछ प्रॉब्लम होता है तो बायर का लॉस ना हो, राइट. दैट्स व्हाई उसकी ड्यूटी होती है ये चार काम करना. पहला क्या काम होगा, टू मेक आउट एन इनवॉइस, राइट, to make out an invoice. Second काम क्या होगा, to ship at the portment of ship goods of the description contained in the contract. थर्ड हमारा काम क्या होगा, to procure a contract of affreightment, यानी बिल मिलना कि तुमने पे कर दिया है फ्रेट चार्जेस जो है और कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया है, एंड गुड्स विल बी डिलीवर्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. जो डेस्टिनेशन है वहां पे वो गुड्स सेंड कर देंगे शिपमेंट वाले. उसके बाद फोर्थ है, जो गुड्स हम लोगों ने सेंड किया है उसका इंश्योरेंस अरेंज करना, सो दैट it will be beneficial for the buyer. क्लियर है, ये चार काम उसको करना होता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है पांचवा, टू टेंडर दीज डॉक्यूमेंट्स. अब ये सारा काम पहले कर लेना है, राइट. सारे चीजें हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिल गए. नाउ द नेक्स्ट वर्क, टू टेंडर these documents within a reasonable time after shipment so that he may able to obtain delivery of the goods if they arrive or recover for their loss if they are lost in the voyage. अब यहाँ पे समझो, अभी कैसा है, जैसे कि मान लो मैंने सूरत से केरला सेंड कर दिया है, ओके. अब तुम्हें पता है केरला जाने में मान लो 5 दिन लग जाएगा, एक एज्यूम करके चलता हूं कि जो टाइम लिमिट है वो कितना है, 5 दिन है. तो अभी मेरा काम ये है कि 5 दिन से पहले जो वो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट बायर को मिल जाए. जो बायर है वो डॉक्यूमेंट क्या करे, रिसीव करे, राइट. ये डॉक्यूमेंट कौन रिसीव करेगा, बायर. अब उसका रीजन क्या है, बायर क्यों रिसीव करेगा, देखो, सो दैट he may be able to obtain delivery of the goods, क्योंकि जो जहाज का कैप्टन होगा, जो शिप का कैप्टन होगा, वो डायरेक्टली तुम्हें गुड्स नहीं देगा, क्योंकि जब तक तुम बिल नहीं दोगे वो नहीं देगा. वो कैसे बिलीव कर लेगे भाई गुड्स तुम्हें ही देना है, राइट. सो यू हैव टू प्रेजेंट द बिल, राइट. एंड इन केस, मान लो इन केस अगर गुड्स लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो क्या करे, अपना लॉस कवर कर सके इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई देखो ये गुड्स आया था इस जहाज में, वो गुड डिस्ट्रॉय हो गया है और ये रहा मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट. ओके तो इसमें अगर कोई डाउट है तो बोले, ये 5 पॉइंट में देखो. अभी इसमें क्या लिखा है, in the absence of any special provision to the contrary the buyer is under an obligation to do the followings. अभी इसके ऊपर वाला जो टॉपिक हम लोगों ने किया था वो सेलर का ऑब्लिगेशन था कि सेलर को क्या क्या करना पड़ता इन केस देयर इज नो एनी कॉन्ट्रेरी प्रोविजंस, यानी कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट ना हो, उसके अपोजिट में कुछ ना हो. अब यहाँ पे है बायर का ऑब्लिगेशन. बायर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन. क्या क्या ऑब्लिगेशन से पहला वो देखते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑन प्रेजेंटेशन. पहला काम क्या करना होगा भाई, जो डॉक्यूमेंट आएगा उसको एक्सेप्ट कर लो. एंड ही शैल पे द प्राइस ऑन डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट्स सो प्रेजेंटेड आर रेगुलर एंड कंप्लीट. फर्स्ट थिंग, पहले डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सेकंड काम क्या होगा, उसको पे करना है. ही शैल पे द प्राइस लेस फ्रेट. अब वो जो फ्रेट है ना वो उसको पे करना नहीं है, उसको तो सिर्फ बाकी का अमाउंट पे करना है. ओके गुड्स का प्राइस पे करना है. इट मे बी नोटेड दैट even if the goods are destroyed he is bound to pay for them because the buyer has a remedy against the insurer of the goods. अभी यहाँ पे समझो,
चलो इन केस मान लेता हूं मैं गुड्स सेंड किया था केरला में और पहुंचने से 1.5 घंटे पहले रास्ते में वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, या सामने वाला पर्सन जो है वो ये नहीं बोलेगा भाई गुड्स तो डिस्ट्रॉय होगा, मैं पैसे किस बात के दूं, ही हैव टू पे। व्हाई? वो देखो, इट मे बी नोटेड, it may be noted, even if the goods are destroyed, he is bound to pay, he is bound to pay, उसको पे करना ही पड़ेगा for them because the buyer has a remedy against the insurer of the goods। इसी वजह से तो इंश्योरेंस करवाया है, इन केस अगर कुछ हो गया तो उसे वहां से रिकवर कर लेगा, इसलिए उसको प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। nor can he defer payment until he has accepted the goods, nor he डिफर पेमेंट का मतलब क्या, फ्यूचर में पे करे, जैसे होता है ना हम लोग बोलते हैं भाई पैसा मैं बाद में दे दूंगा, ऐसा कुछ नो, ऐसा भी नहीं कर सकता वो, ही हैव टू पे। उसके बाद आगे लिखा है टू पे फॉर ऑल इंसिडेंटल चार्जेस दैट इज कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग, इंपोर्टिंग, इंपोर्ट ड्यूटीज एटसेट्रा ऑन अराइवल। अब देखो, अब तुम्हें पता है जब गुड्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो वहां पे भी तुम्हें छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग मतलब जहाज से उतारने के लिए पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा कि तुमने अदर जगह से मंगवाया है, राइट, तो ये सारे चार्जेस उसको खुद को पे करना है। उसके बाद आगे लिखा है, ठीक है, तो ये था इसकी दो ड्यूटीज है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेयर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आईएफ होगा, ठीक है, वेयर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो इसमें क्या बोला, सॉरी वेयर नहीं वेदर लिखा है, वेदर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें क्या लिखा है कि ऐसा नॉर्मली देखो अभी इसमें सिचुएशन क्या हो रहा है कि हम गुड्स के पहले, हमारा गुड्स तो बाद में जा रहा है, हम पहले क्या सेंड कर रहे हैं, हम पहले सेंड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि हम डॉक्यूमेंट ही सेल करते हैं, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो वो समझना है हम लोगों को कि हम लोग डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं, आई मीन सेल करते हैं या गुड्स को सेल करते हैं, वो यहाँ पे समझना है। इन सच अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the buyer is bound to accept the documents and pay for the price even if the goods are in the meantime destroyed। देखो वही बात इसमें लिखा है, in such a type of contract, कौन से, जहां पे CIF कॉन्ट्रैक्ट होगा, the buyer is bound to accept the documents and pay for the prices even if the goods are meantime destroyed, right? अगर मान लो जो गुड्स है वो आ रहा था उसके बीच में डिस्ट्रॉयड हो गया तो भी उसको पे करना पड़ेगा, उसका रीजन यही है बिकॉज ही हैज अ रेमेडी अगेंस्ट द इंश्योरेंस फॉर द रिकवरी ऑफ द लॉस, ये लॉजिक है इसका। नाउ इट इज फॉर दिस रीजन द CIF contract is described as a contract for the sale of a documents rather than sell of a goods। इसी वजह से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं कि बेसिकली ये क्या है, ये लाइन देखो, it is a contract for the sale of a document rather than sell of a goods। मतलब बेसिकली ये क्या है, हम लोग डॉक्यूमेंट को सेल कर रहे हैं, गुड्स को सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स तो वैसे भी पहुंच ही रहा है ना, तो हमने उसके पहले डॉक्यूमेंट को सेल कर दिया है। लेकिन उसके अगेंस्ट में भी देखो कुछ लिखा है, बट ट्रूली स्पीकिंग, लेकिन सच तो यही है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर देखा जाए, सच में देखा जाए तो बेसिकली हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना वो गुड्स के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, बस उसका जो कंफर्मेशन है, देखो गुड्स का जो कंफर्मेशन है सेल होने का वो कैसे हुआ है, डॉक्यूमेंट के थ्रू हुआ है। ओके, जो कंफर्मेशन वो हुआ है वो कैसे हुआ है, डॉक्यूमेंट के थ्रू हुआ है। और रेदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स थ्रू डॉक्यूमेंट, जो मैंने बात बोला वही लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है, इतना समझ में आया? While some believe that a contract of CIF is not a contract of sale of document, but देखो पहले वाले में क्या बिलीव करते हैं भाई, ये डॉक्यूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अब देखो क्या बोलते हैं, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इंश्योर्ड गुड्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया है, इट इज अ सेल ऑफ इंश्योर्ड गुड्स, यानी हम उन गुड्स को सेल कर रहे हैं जिनका इंश्योरेंस ऑलरेडी हो चुका है, and that will be implemented by the delivery of the proper document, right? Basically CIF क्या है, ऐसे गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स का सेल करना है जो इंश्योर्ड है, या ऐसे बोल सकते हो कि हम ऐसे गुड्स को सेल कर रहे हैं जिसका हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा लिया है। क्योंकि देखो FOB वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक, ठीक है, FOB वाला, उसमें भी तो हम गुड्स सेल कर रहे थे और उसमें भी पहले हम जो डॉक्यूमेंट था वही सेंड कर रहे थे, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग था, वो था इंश्योरेंस। इसी वजह से यहाँ पे गुड्स नहीं बोला है, यहाँ पे बोला इंश्योर्ड गुड्स। ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन, एक सेकेंड, नेक्स्ट है, अ पर्सन हु परचेज गुड्स अंडर ए CIF कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंटेंड टू परचेज मेयर पेपर्स। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वो सिर्फ पेपर नहीं परचेज कर रहा है, does not expect to get merely some documents but he intends to purchase goods। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेसिकली वो डॉक्यूमेंट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गुड्स खरीदने के लिए। okay, it is a total misconception to think that CIF contracts are altogether divorced from delivery of the goods। बेसिकली ये डिलीवरी गुड्स से डाइवोर्स नहीं, मतलब अलग नहीं है, ये दोनों मिक्स है कि अगर डॉक्यूमेंट है तो गुड्स है, गुड्स है तो डॉक्यूमेंट है, ऐसा दोनों एक साथ है। It is a steal for a contract of delivery of the goods because even after the shipping documents have been presented to the buyer and even after he has paid out the invoice prices, he still remains the right to examine the goods shipped to him and to reject them if he finds any deficiency in regard to either in quantity or a quality, right? देखो अभी इसमें रीजन क्या दिया है, इन केस अगर मान लो कि तुमने गुड्स सेंड कर दिया, उसने रिसीव भी कर लिया, उसने पैसा भी दे दिया है, लेकिन अगर वो जो गुड्स है, राइट, वो गुड्स है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, राइट, तो अकॉर्डिंग का मतलब क्या, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं या क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके पास राइट है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। ओके, ये हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी में पढ़ा था कि डिलीवर जो रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी था उसमें हम लोगों ने रीड किया था कि बायर हैज अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स बिकॉज उसने नॉर्मली गुड्स नहीं देखा होता है। ओके, now the next one. To conclude, it may be said that a CIF contract is a contract for the sale of insured goods, lost or not lost, to be implemented by transfer of proper document। That's why यहाँ पे जो proper definition last में जो result बना, to conclusion बना, conclusion क्या बना है वो देखो, conclusion ये बना, contract is a CIF contract क्या है, is a contract for the sale of इंश्योर्ड गुड्स। बेसिकली ये क्या है, इंश्योर्ड गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, लॉस्ट चाहे खो जाए चाहे ना खोए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी इंप्लीमेंटेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। और इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कंफर्मेशन कैसे करना है, बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। क्लियर है? तो ये था तुम लोगों का CIF। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, CIF में कोई भी प्रॉब्लम। देखो शॉर्ट में रिपीट अगर करने की बात करो कि इसमें कैसे तुम्हें याद रखना है, तो देखो याद कैसे रखना है, सबसे पहले CIF का फुल फॉर्म याद रख लेना कि CIF का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। और बेसिकली उनका मतलब ये तीन चीजें हैं, तो ये तीन चीज दिमाग में बैठा लेना कि भाई प्राइस ऑफ गुड्स है, कॉस्ट का मतलब, इंश्योरेंस का मतलब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, और फ्रेट का मतलब फ्रेट अप टू डेस्टिनेशन। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद CIF का डेफिनेशन, CIF का डेफिनेशन क्या है वो समझ लो। CIF का डेफिनेशन का मतलब क्या है, बेसिकली कैरिड आउट बाय सी, मतलब हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ डॉक्यूमेंट, सेल ऑफ गुड्स टू बी कैरिड आउट बाय सी, यानी सी के थ्रू हमें गुड्स को सेल करना है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको शिपमेंट करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद ये रखना है कि बेसिकली ये जो यहाँ पे गुड्स का डिलीवरी होता है वो कैसे होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट अगर सेल कर देते हैं, सामने वाला रिसीव कर लेता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें बायर का ऑब्लिगेशन है और कुछ सेलर का ऑब्लिगेशन है, तो पहले हम सेलर का ऑब्लिगेशन समझते हैं। सेलर का ऑब्लिगेशन क्या है, सबसे पहले गुड्स का बिल फाइंड आउट करना। अभी फाइंड आउट करना मतलब बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो तो खुद ही सेल कर रहा है, तो टू मेक आउट एन इनवॉइस ऑफ द गुड्स, पहला ये। दूसरा, टू शिप एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट, और एज पर द डिस्क्रिप्शन जो कंटेन है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, शिपमेंट करना है। थर्ड, टू प्रोक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रीटमेंट, यानी जिस शिप से तुम सेंड करने वाले हो उस शिप के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उस कैप्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट वो प्रॉपर बिल उससे ले लो। ठीक है। नंबर 4, टू अरेंज फॉर द इंश्योरेंस। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहले क्या करोगे, बिल बनाओगे गुड्स का, ओके, उसके बाद क्या करोगे, उस गुड्स को सेंड करोगे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा काम क्या होगा, अफ्रीटमेंट, तीसरा काम क्या होगा, अफ्रीटमेंट। चौथा काम क्या होगा, इंश्योरेंस। और पांचवा काम क्या होगा, टू टेंडर, सेंड द बिल और टेंडर द बिल। मतलब क्या करना है, तुम्हें पहले तो बिल बनाना है गुड्स का, उसके बाद जो प्रॉपर गुड्स है वो ही सेंड करना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद तुम्हें
अफ्रीटमेंट यानी जिस शिप के साथ तुम सेल करने वाले हो उसके साथ जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो लेना, उसके बाद जो गुड्स है उसका इंश्योरेंस करवा लेना, और लास्ट में क्या करना है, वो जो भी मतलब जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट बन गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट क्या करना है, बायर को सेल कर देना, आई मीन सेंड कर देना है उसको, ताकि वो टाइम पर रिसीव कर ले और जब भी जाए गुड्स लेने के लिए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये 5 ऑब्लिगेशंस है सेलर के। अब बायर का ऑब्लिगेशंस क्या है, बायर का ऑब्लिगेशन से जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है उसको प्राइस पे कर देना है, प्राइस पे करने के बाद जाके वो गुड्स अपना ले सकता है। ओके, और अगर मान लो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है तो उस केस में भी उसको प्राइस पे करना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास राइट है कि वो जाके इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो भी लॉस हुआ है वो उसको रिकवर कर सकता है, दैट्स वाई उसको प्राइस पे करना ही पड़ेगा, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि उसके बाद की जो भी एक्सपेंसेस हैं, यानी गुड्स डिलीवर होने के बाद, राइट, वहां पे पहुंच गया तो उसके बाद तुम्हें पता अनलोडिंग करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस उसको खुद पे करना है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर ये याद रखना है कि भाई ये जो CIF कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सेल ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सेल ऑफ गुड्स है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गुड्स। अब उसमें क्या याद रखोगे कि यहाँ पे बेसिकली जो बायर होता है ना वो गुड्स परचेस करता है, लेकिन वो गुड्स परचेस करने के बाद उसको कंफर्मेशन करने के लिए वहां से सामने से डॉक्यूमेंट्स आता है, पहले वो रिसीव करता है, तो वही चीजें इसमें लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट है यही है कि बेसिकली जो कंक्लूड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इंश्योर्ड गुड्स, लॉस्ट और नॉट लॉस्ट, टू बी इंप्लीमेंटेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ओके, सो आई होप कि अभी क्लियर समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।